क्या ये संभव है कि किसी इंसान को गॉड गिफ्टेड कहना या जन्मजात जीनियस का टैग देना असल में उसकी मेहनत का सबसे बड़ा अपमान हो? अम ये बहुत ही गहरा सवाल है। और सच कहूं तो समाज में अक्सर ऐसा ही होता है। बिल्कुल। मतलब हम अक्सर देखते हैं कि जब भी दुनिया के सामने कोई असाधारण सफलता आती है, जैसे कोई एथलीट जो मैदान पर कोई जादू सा कर रहा हो। हाँ, या फिर कोई वैज्ञानिक जिसने कोई बहुत ही क्रांतिकारी खोज कर दी हो। सही कहा। तो ऐसे में समाज की पहली प्रतिक्रिया बहुत ही रटी रटाई होती है। लोग तुरंत कहते हैं कि भाई ये इंसान तो पैदाइशी अलग दिमाग लेकर आया है। या फिर इसके पास कोई जादुई टैलेंट है ना। बिल्कुल। और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी लोकप्रिय लेकिन बेहद खतरनाक धारणा की असलियत को समझने वाले हैं। हाँ, और इसके लिए हमारे पास जो मुख्य स्रोत है वो कैरल एस ड्वेक की बहुत ही प्रभावशाली किताब माइंडसेट का तीसरा अध्याय है, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्प्लिशमेंट। सही बात है। और इस पूरे विश्लेषण का जो हमारा आज का मिशन है वो बहुत साफ है। वो क्या? वो ये समझना है कि क्यों औसत माने जाने वाले लोग अक्सर इतिहास रच देते हैं और क्यों जिन्हें बचपन में जीनियस का टैग दे दिया जाता है वे कई बार जिंदगी के रेस में बहुत पीछे छूट जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास है और ड्वेक की रिसर्च इसी पे रोशनी डालती है। तो चलिए इसे एक बहुत ही बुनियादी उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए टैलेंट असल में सिर्फ एक बीज की तरह है। ओके, एक बीज। हाँ। अब चाहे वो बीज दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी का ही क्यों ना हो, अगर उसे सही मिट्टी, पानी, लगातार धूप और सालों की देखभाल ना मिले तो क्या वो कभी एक विशाल पेड़ बन पाएगा? कभी नहीं। और ये बीज वाला विचार चर्चा शुरू करने के लिए एक बहुत अच्छा बिंदु है ना? बिल्कुल। लेकिन देखिए, असली समस्या तब शुरू होती है जब समाज उस छोटे से बीज को ही पूरा का पूरा जंगल मान लेता है। अरे वाह, ये बहुत सटीक एनालॉजी है, बीज को जंगल मान लेना। हाँ, और कैरल ड्वेक अपनी किताब में इसी बात को टैलेंट का मिथक कहती हैं। टैलेंट का मिथक यानी द टैलेंट मिथ। सही। जब हम महानता को केवल जन्मजात मान लेते हैं तो हम अनजाने में ही एक बहुत बड़े मानसिक जाल का निर्माण करते हैं। और मुझे लगता है इसी जाल को फिक्स्ड माइंडसेट कहा जाता है, राइट? एकदम सही। इस जाल में फंसे लोग ये मान बैठते हैं कि क्षमता बस पत्थर पर खींची हुई लकीर है। मतलब या तो कोई इंसान टैलेंटेड पैदा होता है या फिर नहीं होता, कोई बीच का रास्ता नहीं। बिल्कुल। और फिक्स्ड माइंडसेट के हिसाब से अगर कोई टैलेंटेड है तो उसे सफलता बिना किसी मेहनत के मिलनी चाहिए। मतलब एकदम सहजता से, बिना पसीना बहाए। हाँ, और यहीं से वो खतरनाक सोच जन्म लेती है। अगर किसी काम में मेहनत करनी पड़ रही है या कुछ नया सीखने में संघर्ष करना पड़ रहा है तो वे उसे कमजोरी की निशानी मान लेते हैं। बिल्कुल। वो सोचते हैं कि अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है इसका मतलब मेरे अंदर टैलेंट ही नहीं है। ये तो बहुत ही अजीब और अमा खतरनाक सोच है। इसका मतलब तो ये हुआ कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले समाज में अगर किसी इंसान को किसी काम में स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो वो और मेहनत करने के बारे में नहीं सोचता। हाँ, वो ये नहीं सोचता कि उसे अपनी रणनीति बदलनी चाहिए, बल्कि वो तुरंत ये निष्कर्ष निकाल लेता है कि वो उस काम के लिए बना ही नहीं है। और यहीं पर टैलेंट का वो टैग एक अभिशाप बन जाता है। अभिशाप? वो कैसे? देखिए, जब समाज किसी बच्चे या व्यक्ति की बुद्धिमानी की तारीफ करता है, यह कहकर कि अरे तुम कितने स्मार्ट हो या तुम तो जीनियस हो। हाँ, हम अक्सर बच्चों को ऐसा बोलते हैं। तो असल में हम उस इंसान के अंदर फेल होने का एक बहुत गहरा डर पैदा कर रहे होते हैं। अच्छा, मतलब तारीफ से डर पैदा हो रहा है? बिल्कुल। ड्वेक की रिसर्च दिखाती है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग संघर्ष को अपनी अयोग्यता का अंतिम प्रमाण मान बैठते हैं। ओके। उनके दिमाग में एक बहुत ही सरल लेकिन विनाशकारी समीकरण चलता है। और वो समीकरण क्या है? वो सोचते हैं अगर मैं जीनियस हूं तो मुझे ये काम तुरंत समझ आ जाना चाहिए। और अगर तुरंत समझ नहीं आया तो उनका दिमाग कहता है इसका मतलब है कि मैं जीनियस नहीं हूं। ओहो, मतलब उनका पूरा का पूरा सेल्फ इमेज खतरे में पड़ जाता है। बिल्कुल। और इसी डर की वजह से दुनिया के कई बेहद होनहार और टैलेंटेड लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। क्योंकि वो उस जीनियस वाले बुलबुले को टूटने नहीं देना चाहते। एकदम सही। जब उनके सामने कोई ऐसी चुनौती आती है जहां उनका प्राकृतिक टैलेंट काम नहीं आता तो वे उस चुनौती से ही भागने लगते हैं ताकि उनका टैलेंटेड होने का टैग सुरक्षित रहे। ये तो सच में चौंकाने वाला है। हाँ, वे हारने के डर से खेलना ही छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल उठाना है और मुझे लगता है कि ये सवाल कई लोगों के मन में आ सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए। क्या हम टैलेंट के वजूद को पूरी तरह से नकार सकते हैं? मतलब जमीनी हकीकत तो ये है कि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से चीजों को जल्दी सीख लेते हैं। ये एक बहुत ही वाजिब पॉइंट है। मान लीजिए दो लोग गिटार बजाना सीख रहे हैं,
एक व्यक्ति को सुरों की समझ थोड़ी बेहतर है और वो धुन बहुत जल्दी पकड़ लेता है, हाँ, ऐसा अक्सर होता है। और दूसरे इंसान को उसी धुन को बजाने के लिए हजारों बार प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। सही बात है। तो अगर किसी को लगातार बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ रही है और फिर भी उसे वैसे परिणाम नहीं दिख रहे हैं जैसे उस टैलेंटेड इंसान को दिख रहे हैं, तो क्या उसका निराश होना स्वाभाविक नहीं है? हाँ, क्या प्राकृतिक टैलेंट सच में कोई मायने नहीं रखता? देखिए, प्राकृतिक टैलेंट बिल्कुल मायने रखता है, मैं इसे इनकार नहीं कर रही हूँ। अच्छा, और ड्वेक की किताब भी इस बात से इनकार नहीं करती कि लोग अलग-अलग शुरुआती क्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं। मतलब कुछ लोगों के पास एक स्वाभाविक बढ़त होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन जो चीज समझने वाली है वो ये है कि स्वाभाविक टैलेंट केवल एक स्टार्टिंग लाइन है। ओके, शुरुआती बिंदु। हाँ, वो फिनिश लाइन नहीं है। जो इंसान गिटार की धुन जल्दी पकड़ लेता है, वो शुरुआती रेस में आगे जरूर दिख सकता है। लेकिन रेस तो बहुत लंबी होती है। एकदम सही। ड्वेक का काम हमें बताता है कि जो लोग शुरुआती बढ़त के साथ आते हैं, वे अक्सर ये सीख ही नहीं पाते कि मुश्किलों का सामना कैसे करना है। क्योंकि उन्हें कभी संघर्ष करना ही नहीं पड़ा। बिल्कुल, वे संघर्ष करना जानते ही नहीं हैं। और दूसरी ओर, जो इंसान गिटार के लिए हजारों बार प्रैक्टिस कर रहा है, वो सिर्फ गिटार नहीं सीख रहा है, वो दृढ़ता और मेहनत करने की कला भी सीख रहा है। अरे वाह, ये बहुत ही गहरा नजरिया है। हाँ, और सोचिए, जब दोनों गिटार वादकों के सामने कोई बेहद जटिल और मुश्किल धुन आएगी तो क्या होगा? मुझे लगता है कि वो टैलेंटेड इंसान शायद हार मान लेगा। बिल्कुल, क्योंकि उसे हर चीज आसानी से पाने की आदत है, उसे स्ट्रगल करना आता ही नहीं है। लेकिन जो इंसान शुरू से संघर्ष कर रहा है, उसके पास उस मुश्किल को पार करने का मानसिक ढांचा यानी मेंटल फ्रेमवर्क पहले से तैयार होगा। एकदम सही कहा आपने। इसलिए निराशा आना स्वाभाविक है, लेकिन उस निराशा को अपनी अंतिम नियति मान लेना। वो फिक्स्ड माइंडसेट की सबसे बड़ी भूल है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी नजरिया है। यानी टैलेंट केवल शुरुआत तय करता है, लेकिन मेहनत और दृढ़ता ये तय करती है कि कोई इंसान कहां तक जाएगा। हाँ, और यही ग्रोथ माइंडसेट का मूल आधार है। अगर हम इस बात को विज्ञान के चश्मे से देखें, तो ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि हमारे दिमाग में असल में क्या चल रहा होता है। आप किस स्थिति की बात कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि जब कोई इंसान संघर्ष करता है, जब वो किसी मुश्किल चीज को सीखने में बार बार विफल होता है, तब उसके दिमाग के अंदर बायोलॉजिकल स्तर पर क्या होता है। ये बहुत ही रोमांचक विषय है। दिमाग के अंदर जो प्रक्रिया चलती है, वो मनोविज्ञान और बायोलॉजी का सबसे शानदार संगम है। क्योंकि रिसर्च तो यही बताती है ना कि ग्रोथ माइंडसेट में संघर्ष को किसी कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाता। हाँ, बल्कि उसे प्रगति के सबसे बड़े सूचक के रूप में देखा जाता है। तो जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तब दिमाग में क्या होता है? जब भी किसी इंसान को कोई स्किल बहुत मुश्किल लगती है, या जब वो किसी नई चीज को सीखने में बुरी तरह उलझ रहा होता है, तो जाहिर है उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती होगी। बिल्कुल, उसका दिमाग उसे एक सिग्नल भेजता है कि ये बहुत असुविधाजनक है। एक अनकंफर्टेबल सिग्नल। हाँ, अब फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान इसे रुकने का सिग्नल मान लेता है कि बस अब मुझसे नहीं होगा। सही, लेकिन असल में उस असुविधा और संघर्ष के दौरान दिमाग के न्यूरॉन्स नए सिरे से जुड़ रहे होते हैं। अच्छा, मतलब दिमाग शारीरिक रूप से बदल रहा होता है। बिल्कुल, दिमाग के अंदर नए न्यूरल पाथवे का निर्माण हो रहा होता है। विज्ञान की भाषा में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये शब्द तो आजकल काफी चर्चा में है। हाँ, क्योंकि ये साबित करता है कि दिमाग फिक्स नहीं है। जब इंसान कोई ऐसा काम करता है जो उसे पहले से आता है, तो दिमाग को कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो तो ऑटो पायलट मोड हो गया। सही, लेकिन जब वो अपनी क्षमता से बाहर जाकर कुछ नया सीखता है, जब वो सच में स्ट्रगल करता है, तभी उसके दिमाग का असली विकास होता है। न्यूरॉन्स के बीच नए और मजबूत कनेक्शन बनते हैं। ये प्रक्रिया मुझे पूरी तरह से जिम में वजन उठाने की याद दिलाती है। कैसे? थोड़ा समझाइए। देखिए, जब कोई इंसान जिम में पहली बार अपनी क्षमता से ज्यादा भारी डंबल उठाता है, तो उसकी मांसपेशियों में छोटे छोटे टीयर आते हैं, माइक्रो टीयर्स। हाँ, और अगले दिन शरीर में भयानक दर्द होता है। बिल्कुल, लेकिन कोई भी अच्छा फिटनेस ट्रेनर उस दर्द को कमजोरी नहीं मानेगा। वो तो उसे ग्रोथ का साइन मानेगा। हाँ, वो दर्द इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण है कि मांसपेशियां टूट रही हैं, ताकि वे आराम के दौरान पहले से ज्यादा मजबूत और बड़ी होकर वापस जुड़ सकें। ये एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत के अनुसार हमारा दिमाग भी बिल्कुल एक मांसपेशी की तरह काम करता है? जिम की ये एनालॉजी प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क भी है। अच्छा, वो क्या फर्क है?
देखिए, मांसपेशियों के साथ दिक्कत ये है कि उनकी एक शारीरिक सीमा होती है, एक फिजिकल लिमिट। हाँ, मतलब आप एक हद से ज्यादा वजन नहीं उठा सकते। बिल्कुल। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान हमें ये बताता है कि इंसान के दिमाग के विकसित होने की, उसके नए कनेक्शंस बनाने की कोई स्पष्ट शारीरिक सीमा नहीं है। वाह, मतलब हम इसे लगातार बढ़ा सकते हैं। हाँ, जब कोई इंसान लगातार प्रयास करता है, नई चुनौतियों का सामना करता है और अपनी गलतियों से सीखता है, तो दिमाग की संरचना वास्तव में बदल जाती है। मतलब प्रयास केवल हमारी मौजूदा क्षमता को निखारता ही नहीं है। बल्कि प्रयास सीधे तौर पर इंसान की क्षमता को बढ़ा देता है। ये तो फिक्स्ड माइंडसेट की पूरी थ्योरी को पलट देता है। बिल्कुल पलट देता है। फिक्स्ड माइंडसेट ये मानता है कि हर इंसान एक तय क्षमता के बर्तन के साथ पैदा होता है। एक ऐसा बर्तन जिसे सिर्फ भरा जा सकता है, बड़ा नहीं किया जा सकता। एकदम सही। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट और न्यूरोप्लास्टिसिटी साबित करते हैं कि इंसान का दिमाग एक बहती हुई नदी की तरह है, जो अपने लगातार बहाव से पहाड़ों का सीना चीर कर भी अपना रास्ता बना सकती है। बहुत खूब कहा आपने। वो अपना आकार और रास्ता खुद तय कर सकते हैं। ये तो विज्ञान की बात हो गई और ये बहुत ही मोटिवेटिंग भी है। हाँ, है ना? लेकिन जब हम इस वैज्ञानिक सच्चाई को दुनिया के सबसे सफल लोगों के जीवन पर लागू करके देखते हैं, तो एक बहुत ही अलग तस्वीर सामने आती है। आप किस तस्वीर की बात कर रहे हैं? मैं समाज में जीनियस शब्द के इर्द गिर्द जो एक आभा मंडल बना हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ। जो कहानियां हमें बचपन से सुनाई जाती हैं कि फलां व्यक्ति तो बचपन से ही चमत्कारी था। हाँ, लेकिन वास्तविकता उनसे कोसों दूर होती है। ड्वेक की किताब इसका एक बहुत ही अलग पहलू सामने रखती है। और यही वो जगह है जहां ड्वेक की रिसर्च सबसे ज्यादा चौंकाती है। कोई ऐसा उदाहरण है जो इसे साफ साफ समझा सके? चलिए हम थॉमस एडिसन का ही उदाहरण लेते हैं। लाइट बल्ब वाले थॉमस एडिसन। हाँ, समाज में एडिसन की छवि कैसी है? एक ऐसे लोन जीनियस की जो अपनी लैब में अकेले बैठे थे। हाँ, और अचानक उनके दिमाग में एक बल्ब जला और उन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार कर दिया। हम तो यही सुनते आए हैं। लेकिन किताब बताती है कि ये एक बहुत बड़ा मिथक है। एडिसन बिल्कुल अकेले नहीं थे। अच्छा। उनके पास 30 से ज्यादा बेहद कुशल सहायकों की एक पूरी टीम थी। कॉर्पोरेट सपोर्ट था। ये बात तो हमें कोई नहीं बताता। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किसी एक यूरेका पल में नहीं किया था। तो ये कैसे हुआ था? ये सालों के थका देने वाले प्रयासों, हजारों बार फेल होने और लगातार छोटे छोटे सुधार करने का परिणाम था। मतलब कोई जादू नहीं था, बस भयंकर मेहनत थी। बिल्कुल। महान वैज्ञानिक प्रयोगों के सफल होने से पहले दशकों तक अंधेरे में तीर चलाते हैं और अपनी विफलताओं से डेटा इकट्ठा करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि महानता कभी भी रातों रात नहीं चमकती, इसका निर्माण किया जाता है। एकदम सही। ये बहुत ही गहरी बात है। थॉमस एडिसन की हजारों विफलताओं वाली कहानी ये स्पष्ट करती है कि महान लोग गलतियां करने से नहीं डरते थे। और ड्वेक के अनुसार फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सबसे ज्यादा इसी चीज से घबराते हैं, गलतियां करने से। मतलब वे मुश्किल चुनौतियों को हाथ लगाने से भी बचते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो फेल हो गए तो दुनिया उनका टैलेंटेड होने का ताज छीन लेगी। ये तो ऐसा हुआ कि आप सिर्फ उसी रेस में दौड़ रहे हैं जहां आपको पता है कि आप जीतेंगे। बिल्कुल। और इस डर का परिणाम ये होता है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले इंसान की पूरी जिंदगी सीखने की बजाय सिर्फ एक प्रदर्शन बनकर रह जाती है। एक परफॉर्मेंस। हाँ, उनका हर काम, हर प्रोजेक्ट, हर बातचीत सिर्फ इस बात के इर्द गिर्द घूमती है कि वे दुनिया के सामने कितने स्मार्ट दिख रहे हैं। ओहो, मतलब उनका मुख्य लक्ष्य हमेशा खुद को साबित करना होता है, प्रूफ करना। सही कहा। अगर कोई काम उनके कंफर्ट जोन से बाहर है तो वे उसे करने से ही मना कर देंगे, भले ही वो काम उन्हें कितना ही कुछ क्यों ना सिखा सकता हो। हाँ, क्योंकि उस नए काम में गलती होने की संभावना होती है और गलती का मतलब उनके लिए ये है कि वे वे बेवकूफ जीवन हैं। को एक अंतहीन परीक्षा बना देते हैं जहां हर कदम पर उनका इवैल्यूएशन हो रहा है। ये बहुत ही थका देने वाला जीवन है। इसके ठीक विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति का लक्ष्य खुद को साबित करना नहीं होता। तो उनका लक्ष्य क्या होता है? उनका लक्ष्य खुद को सुधारना होता है, इम्प्रूव करना। ये साबित करने बनाम सुधारने का जो अंतर है, ये बहुत सी चीजों को साफ कर देता है। हाँ, वो व्यक्ति जानता है कि अगर वो आज कोई चीज नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अयोग्य है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसने अभी तक उस चीज को सीखा नहीं है। बिल्कुल, अभी तक नहीं सीखा है। ये अभी तक बहुत शक्तिशाली शब्द है। और मुझे लगता है कि इसमें समाज की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। समाज की? वो कैसे? देखिए, हम महान लोगों के केवल अंतिम परफेक्ट रूप को पूछते हैं। जब कोई महान एथलीट जैसे माइकल जॉर्डन
हवा में छलांग लगाकर बास्केटबॉल को नेट में डालता है, तो हम सिर्फ उस जादुई पल को देखते हैं। बिल्कुल, हम उस पल को टीवी पर बार बार रिप्ले करते हैं, लेकिन हम उन हजारों घंटों को नहीं देखते जहां जॉर्डन को उनकी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से बाहर निकाल दिया गया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। है ना? हम उन खाली जिमखानों को नहीं देखते जहां उन्होंने अकेले रोते हुए हजारों बार प्रैक्टिस की थी। सही बात है। सफलता को हमेशा एक जादुई फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह पेश किया जाता है। और यही समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। हम प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को छिपा देते हैं और केवल परिणाम का जश्न मनाते हैं। तो क्या यही वजह है कि आम इंसान इतना जल्दी फिक्स्ड माइंडसेट का शिकार हो जाता है? हाँ, क्योंकि उससे महानता के पीछे की गंदगी, पसीना और असफलताएं कभी दिखाई ही नहीं जाती। उसे लगता है सफलता बस एक जादुई छड़ी के घुमाने से मिलती है। और माइकल जॉर्डन का जो उदाहरण आपने दिया वो बहुत सटीक है। आपको पता है, जॉर्डन के कोच ने भी शुरुआत में उनमें कोई खास प्राकृतिक टैलेंट नहीं देखा था। सच में? उनके कोच को भी ऐसा लगा था? हाँ, जॉर्डन की महानता उनके जन्मजात टैलेंट का परिणाम नहीं थी। तो वो महान कैसे बने? उनकी महानता का निर्माण उन हजारों घंटों में हुआ था जब वे दूसरों के प्रैक्टिस खत्म करके चले जाने के बाद भी वो अकेले कोर्ट पर पसीना बहाते थे। बिल्कुल, बिना गलतियों, बिना पसीने और बिना भयंकर विफलताओं के सीखना मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल दोनों स्तरों पर असंभव है। वाह, मतलब साबित करने की होड़ इंसान को वहीं रोक देती है जहां वो आज है, और खुद को सुधारने की भूख उसे वहां ले जाती है जहां वो कल पहुंच सकता है। ये तो बहुत ही कमाल का विचार है। तो अगर कोई इंसान इस जादुई भ्रम से बाहर निकलना चाहता है और अपने अंदर इस ग्रोथ माइंडसेट को विकसित करना चाहता है, हाँ, तो उसे असल जिंदगी में क्या करना होगा? सिर्फ ये सोच लेना कि मुझे सीखना है काफी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। इसके लिए एक ठोस रणनीति की जरूरत है। तो रिसर्च इस बारे में क्या कहती है कि इस निरंतर सुधार यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाए? ड्वेक की रिसर्च और दुनिया के सबसे सफल लोगों की आदतें हमें एक बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक ढांचा देती हैं। क्या है वो ढांचा? जो लोग लगातार महान उपलब्धियां हासिल करते हैं, वे किसी एक बड़े चमत्कार की उम्मीद नहीं करते। उनका फोकस रोजाना सिर्फ 1% बेहतर बनने पर होता है। सिर्फ 1%? हाँ, ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन जब ये 1% सुधार महीनों और सालों तक जुड़ता है, यानी कंपाउंड होता है, तो ये असाधारण परिणाम देता है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया को जमीन पर उतारने के लिए ड्वेक की किताब के आधार पर 4 स्पष्ट कदम समझे जा सकते हैं। 4 कदम जो हर रोज लागू किए जा सकते हैं। हाँ, हर रोज। तो चलिए इन 4 कदमों को एक एक करके गहराई से समझते हैं, ताकि कोई भी इंसान इन्हें अपनी जिंदगी में उतार सके। पहला कदम क्या है? पहला कदम सबसे मुश्किल है। अच्छा। जानबूझकर ऐसी चुनौतियां चुनना जो थोड़ी डरावनी हो और जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो। क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट तो हमेशा सुरक्षित खेलता है। सही। लेकिन असली क्षमता तब बढ़ती है जब इंसान ऐसा काम हाथ में लेता है जिसके बारे में उसे पता होता है कि इसमें फेल होने की संभावना है। ये दिमाग को नए सिरे से काम करने के लिए मजबूर करने का पहला ट्रिगर है। बिल्कुल। ये तो हो गया शुरुआत करना। जब एक बार किसी ने उस डरावनी चुनौती को चुन लिया, तो दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है लगातार और सचेत अभ्यास, जिसे डेलिबरेट प्रैक्टिस कहते हैं। सचेत अभ्यास मतलब बस आंख बंद करके मेहनत नहीं करनी है? बिल्कुल नहीं। यह केवल एक ही काम को बिना सोचे समझे बार बार दोहराने के बारे में नहीं है। तो महान संगीतकार या एथलीट सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते? नहीं, वे इस बात पर पूरा ध्यान लगाते हैं कि वे कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं। वे अपनी सीमाओं को हर दिन थोड़ा और आगे धकेलने की कोशिश करते हैं। ये तो एक बेहद थका देने वाली मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया लग रही है। होती ही है, ये आसान नहीं है। और जाहिर है जब कोई अपनी सीमाओं को लांघने की कोशिश करेगा तो उससे गलतियां भी होंगी और वो फेल भी होगा। बिल्कुल, फेल होना तो तय है। तो तीसरा कदम शायद इसी असफलता से जुड़ा है कि उस विफलता को कैसे देखा जाए। एकदम सही पकड़े हैं आप। तीसरा कदम सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्या है? जब गलतियां हों तो उन्हें छिपाने या किसी और पर दोष मढ़ने के बजाय उनका बहुत ही बारीकी से और बिना किसी ईगो के विश्लेषण करना। बिना ईगो के विश्लेषण करना? हाँ। फिक्स्ड माइंडसेट के लिए असफलता एक चरित्र प्रमाण पत्र है जो कहता है तुम अयोग्य हो। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के लिए असफलता सिर्फ एक डेटा है। बिल्कुल, ये एक फीडबैक लूप है। ये केवल ये बताता है कि जो रणनीति इस्तेमाल की जा रही है वो काम नहीं कर रही है और उसमें बदलाव की जरूरत है। असफलता को डेटा या फीडबैक मानने वाली ये बात मुझे एक बहुत ही रोजमर्रा की चीज से जुड़ती है। किस चीज से?
क्या ये बिल्कुल एक कार के जीपीएस की तरह काम नहीं करता? जीपीएस? थोड़ा और विस्तार से बताइए। मान लीजिए कोई इंसान ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा है और उसने गलती से गलत मोड़ ले लिया, तो क्या होता है? जीपीएस नया रास्ता खोजता है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात, जीपीएस अचानक स्क्रीन पर यह लिखकर नहीं चिल्लाता कि सफर खत्म, तुम दुनिया के सबसे बेकार ड्राइवर हो, तुमसे कभी गाड़ी नहीं चलेगी। अरे हाँ, ये तो बहुत मजेदार उदाहरण है। वो मशीन बस स्थिति का विश्लेषण करती है, शांति से कहती है रिकैलकुलेटिंग, और मंजिल तक पहुंचने के लिए उसी जगह से एक नया रास्ता बना देती है। बिल्कुल। तो क्या फेलियर भी इसी तरह का एक रिकैलकुलेटिंग मोमेंट है? ये जीपीएस वाली बात फेलियर को देखने का नजरिया तो साफ करती है, लेकिन अब इसमें एक बहुत ही दिलचस्प पेंच भी है। पेंच? वो क्या? देखिए, जब जीपीएस नया रास्ता खोजता है तो वो मशीन अंदर से वैसी ही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। हाँ, मशीन तो मशीन ही है। लेकिन जब इंसान का दिमाग असफलता को स्वीकार करता है, उसका विश्लेषण करता है और अपनी रणनीति को रिकैलकुलेट करता है, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण वो दिमाग पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर हो जाता है। बिल्कुल। इंसान का दिमाग सिर्फ रास्ता नहीं बदलता, वो गलतियों से सीखकर एक ज्यादा शक्तिशाली इंजन में बदल जाता है। वाह, ये तो फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का सबसे बड़ा तकनीकी अंतर हो गया। हाँ, फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान उस गलत मोड़ पर ही गाड़ी रोक देगा, खुद को बुरा ड्राइवर मानकर वहीं खड़ा रहेगा। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान अपनी रणनीति बदलेगा, अपना इंजन अपग्रेड करेगा और आगे बढ़ जाएगा। एकदम सही। ये इंजन के अपग्रेड होने वाली बात ने इस पूरी प्रक्रिया को एकदम स्पष्ट कर दिया है। और इसके बाद आता है चौथा और आखिरी कदम, जो शायद इस पूरी यात्रा को एक दिशा देता है। वो क्या है? चौथा कदम है सुधार का जश्न मनाना। सुधार का जश्न? हम तो सिर्फ जीत का जश्न मनाते हैं। और यही समस्या है। समाज हमें केवल अंतिम नतीजे का जश्न मनाना सिखाता है, जैसे जब कोई परीक्षा में टॉप करे या मेडल जीते तभी खुश होना चाहिए। हाँ, मेहनत के लिए कोई ताली नहीं बजाता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट इस बात पर जोर देता है कि इंसान को प्रक्रिया का और उस दिशा में लगाए गए प्रयास का जश्न मनाना चाहिए। मतलब अगर कल के मुकाबले आज 1% का भी सुधार हुआ है तो वो एक जीत है। बिल्कुल, जीत है। ये दिमाग को ये संकेत देता है कि मेहनत और सीखने की प्रक्रिया ही असली इनाम है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के निष्कर्ष पर आए, तो कैरल ड्वेक की रिसर्च ने उस सबसे बड़े मिथक को पूरी तरह से तोड़ दिया है कि सफलता सिर्फ टैलेंट का खेल है। बिल्कुल तोड़ दिया है। ये एकदम साफ है कि दुनिया में जो भी इंसान महान उपलब्धि हासिल करता है, वो जन्मजात प्रतिभा के बल पर नहीं, बल्कि सीखने की भूख, लगातार दृढ़ता और सही माइंडसेट के परिणाम स्वरूप वहां पहुंचता है। यानी महानता किसी इंसान को जन्म से नहीं मिलती, इसे ईंट दर ईंट, एक एक गलती से सीख कर बनाया जाता है। ग्रेटनेस इज बिल्ट, नॉट बॉर्न। और ये सिर्फ एक किताब का निष्कर्ष नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है। बिल्कुल। ये जानकारी हर उस व्यक्ति के लिए जीवन बदलने वाली हो सकती है जो कभी भी किसी भी क्षेत्र में खुद को कम मानता है, या जिसे लगता है कि उसके पास कुछ खास करने का टैलेंट नहीं है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और सशक्त सबक यही है कि अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाने और महानता का निर्माण करने की शक्ति पहले से ही हर इंसान के भीतर मौजूद है। बिल्कुल। जरूरत सिर्फ टैलेंट के इस खोखले मिथक से बाहर निकलने की है। जब इंसान खुद को दुनिया के सामने साबित करने की थकाऊ रेस से बाहर निकलकर हर दिन कुछ नया सीखने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, तो उसके विकास की कोई सीमा नहीं रह जाती। ये सच में बहुत सशक्त करने वाला और आज़ादी देने वाला विचार है। हम चर्चा की शुरुआत में उस बीज की बात कर रहे थे जिससे पेड़ बनने के लिए सही माहौल की जरूरत होती है। हाँ, वो एनालॉजी। आज हमने देखा कि वो पानी और धूप और कुछ नहीं, बल्कि इंसान की अपनी मेहनत और उसका ग्रोथ माइंडसेट है। बिल्कुल सही। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो शायद ड्वेक की किताब में सीधे तौर पर इस रूप में न लिखा हो, लेकिन आज के इस पूरे विश्लेषण से गहराई से जुड़ा है। हाँ, जरा सोचने वाली बात है। अगर पूरी दुनिया की शिक्षा प्रणाली ही बदल दी जाए, मतलब एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया जाए। हाँ, क्या हो अगर स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षाओं के सही जवाबों को ग्रेड देने के बजाय किसी बच्चे द्वारा लगाए गए प्रयास, उसकी रणनीति और उसके फेल होने के बाद फिर से कोशिश करने के जज्बे को A+ ग्रेड दिया जाने लगे। वाओ, ये तो पूरी दुनिया को ही पलट के रख देगा। अगर ऐसा हो गया तो आने वाली पीढ़ियों का माइंडसेट कैसे बदल जाएगा? वे कभी हार मानने से नहीं डरेंगे। बिल्कुल। क्या तब दुनिया एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेगी जहां कोई भी इंसान असफलता से कभी डरेगा ही नहीं? ये तो एक बहुत ही खूबसूरत सपना है और शायद संभव भी। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने स्तर पर जरूर सोचना चाहिए। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।